नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा। आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प 2.0 पर न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री की एक और नई क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है गांव, शहर और व्यापार। एंड इस चैप्टर में हम गांव, शहर और व्यापार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि प्राचीन काल के इतिहास के ऊपर आधारित है कि किस प्रकार से उस टाइम पर व्यापार हुआ करते थे, गांव किस प्रकार की गतिविधि का केंद्र रहते थे, गांव में क्या क्या होता था, शहर में क्या होता था, शहर पर किस प्रकार से वर्क करते थे। इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 7 तक के वीडियोस लेकर के आ चुके हैं। जिन लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट दे दी है, जिसमें जाकर के आप सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं। अभी तक हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी 3 की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। तीनों की प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप जाकर के तीनों की क्लासेस क्लास 6 से लेकर के कंप्लीट ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है। देखो, देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। जी हां, हर चैप्टर का पूरा निचोड़ हम आपके लिए लेकर के आते हैं और उस निचोड़ के माध्यम से पूरे चैप्टर को कंप्लीटली बेसिक के साथ में डिस्कस करते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, तो हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी का एक स्पेशल कोर्स चल रहा है। इसमें हम न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री को कंप्लीट कवर कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक तरीके से और बहुत ही आसानी से। ठीक है, पूरे चैप्टर का निचोड़ लेकर के आते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। एंड दृढ़ संकल्प 2.0 जो कि हमारा ये चैनल है, इस पर हम हिस्ट्री की क्लासेस चला रहे हैं। एंड हमारे मेन चैनल पर ज्योग्राफी और पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बाकी साइंस और इकोनॉमी की क्लासेस भी हम बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर देंगे। चलिए, इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और आज के इस चैप्टर पर ध्यान देते हैं। अब इससे पहले कि हम इस चैप्टर को डिस्कस करें, जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, हम आपको बता दें, नोट्स के लिए हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। इस पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हो। नोट्स दो तरीके के हैं, एक हमारी जो 2022-23 से फिर उससे पहले की एनसीईआरटी चल रही थी उसके ऊपर आधारित है, एंड एक जो हमारी नई क्लासेस से चल रही हैं, तो ये न्यू नोट्स हैं। तो आप दोनों में से कोई भी नोट्स ले सकते हैं, जो नोट्स आप चाहें ले सकते हैं। न्यू नोट्स जो आ रहे हैं वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेंगे। वेबसाइट पर जो नोट्स है उसके लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली नोट्स को परचेस कर सकते हो। चलिए, अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है गांव, शहर और व्यापार। इस चैप्टर को अगर आप हमारी पुरानी वाली एनसीईआरटी में देखोगे तो उसमें और इसमें काफी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। पुरानी एनसीईआरटी में आपको 11 चैप्टर देखने को मिलते थे हिस्ट्री में, जो कि 9 और 10 जो 2 चैप्टर थे, सॉरी चैप्टर नंबर 8 और जो 9 था, इन दोनों चैप्टर को जोड़ करके नई एनसीईआरटी में अब केवल 10 चैप्टर रह गए। पहले 11 चैप्टर थे, अब जो 9वां चैप्टर था उसको क्लास चैप्टर नंबर 8 के साथ में जोड़ दिया गया। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में आपको गांव, शहर के बारे में बताई जानी थी जानकारी, और चैप्टर नंबर 9 में थी व्यापार के बारे में। तो चैप्टर नंबर 8 जो अब आपको मिल रहा है उसमें गांव, शहर और व्यापार, यानी चैप्टर नंबर 8 और 9 दोनों का मसाला आपको एक ही चैप्टर में परोस दिया गया है। चलिए, इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और एक चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीटली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, देखो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, नहीं लगता है डिसलाइक कीजिएगा, अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, ताकि हमको भी पता चले कि हमारी क्लासेस कैसी आ रही हैं। उसी हिसाब से हम अपनी क्लास को अपडेट करें, चेंजेस करें। क्या चेंजेस होने चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए, इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली हेडिंग हमको मिलती है लोहे के औजार और खेती। क्यों ना हम एक बार पहले पूरे चैप्टर को देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, फिर डिस्कस करते हैं, ये बेटर रहेगा। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 में जो आपको देखने को मिलता था लोहे के औजार और खेती, यहां पर हम डिस्कस करें कि लोहे का उपयोग कब से शुरू हुआ और खेती के बारे में, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम, इनको डिस्कस करेंगे। गांव में कौन लोग रहते थे, यानी कि यहां पर हम डिस्कस करेंगे गांव के बारे में। प्राचीनतम तमिल रचनाएं, इनके माध्यम से हमको काफी सारी जानकारियां होती हैं, तो उनकी जानकारी यहां पर शॉर्ट में दी गई, जो कि हम डिस्कस करेंगे। सिक्के, उस टाइम पर किस प्रकार के सिक्के चला करते थे, एंड इसके बाद में नगरों के बारे में डिस्कस करें कि नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र किस प्रकार से थे, नगरों में क्या क्या हुआ करता था। शिल्प और शिल्पकार, उस समय आपने देखा होगा कई बार कि प्राचीन काल की कई सारी वस्तुएं आपको ऐसी देखने को मिलती हैं जो कि आज भी अद्भुत हैं, जिनके बनाने का तरीका हमें आज भी पता नहीं चल पाता है, तो उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सूक्ष्म निरीक्षण, अरिकामेडू एक स्थान है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपको चैप्टर नंबर 8 में पहले मिलता था और आज भी 8 में ही है। ठीक है,
बेरीगाजा भरूच का एक यूनानी नाम, ये भी चैप्टर नंबर 8 में पहले भी मिलता था, आज भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बेसिकली देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बट इंपॉर्टेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। व्यापार और व्यापारी, ये आपका चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक है, जो अब आपको चैप्टर नंबर 8 में देखने को मिलता है। इससे हम यहाँ पर डिस्कस करें कि उस समय पर व्यापार कैसा होता था और व्यापारी किस प्रकार के थे, कैसे व्यापार करते थे। समुद्र तटों से लगे राज्य, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको चोल, चेर, पांड्य, इन 3 राजाओं के बारे में काफी जानकारी देखने को मिलेगी। इसके बाद में रेशम मार्ग और कुषाण, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर रेशम मार्ग की अगर बात की जाए तो सिल्क रूट के नाम से इसे जाना जाता था, इसके बारे में, और कुषाण शासकों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इतना पूरे चैप्टर में मसाला आपको देखने को मिलेगा जो कि आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। क्लास काफी बड़ी होने वाली, तो खाना पीना खा करके, नींद वींद लेकर के और आराम से बैठ जाइएगा। हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो साथ में नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज इसका PDF आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिए। तो हमारे आज के इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक आपको मिलता है लोहे के औजार और खेती। देखो हम सभी लोग जानते हैं कि लोहा हमेशा से मौजूद नहीं था, ठीक है, लेकिन अगर लोहे के उपयोग की बात की जाए कि आज से कितने साल पहले लोहे का उपयोग शुरू हुआ, तो इस उपमहाद्वीप में यानी हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग आज से लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। कितने साल पहले? 3000 साल पहले, नोट कर लीजिएगा, शुरू हुआ था। अब देखो जब भी किसी चीज का उपयोग शुरू होता है तो एकदम से पूरे इलाके में बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग शुरू नहीं हो जाता है। आज आप देखते हो मोबाइल हर किसी के हाथ में, बट क्या आज से 15 साल पहले मोबाइल हर किसी के हाथ में होता था? नहीं होता था। इसी तरह से आज से लगभग 3000 साल पहले लोहे का प्रयोग तो शुरू हो गया था, बट बड़ी मात्रा में इसका प्रयोग नहीं होता था। महापाषाणी कब्रें हैं, इसमें आपको लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं। लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व की अगर बात की जाए तो लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग के प्रमाण देखने को मिलते हैं। यानी कि 3000 साल पहले से लोहे का उपयोग होता हुआ आ रहा है, लेकिन आज से लगभग 2500 साल पहले क्या हुआ? लोहे का उपयोग बढ़ गया, औजारों के रूप में इसका उपयोग किया जाने लगा। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों का फाल, ठीक है, हलों के फाल शामिल है। यानी कि लोहे का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया गया? सबसे पहले तो कुल्हाड़ी के क्षेत्र में, जो कुल्हाड़ी बनाई जाने लगी उसमें लोहे का उपयोग किया गया, ठीक है। दूसरा, जो जुताई होती थी खेतों में, आज भी आप देखते हो हल के माध्यम से जुताई होती है। हल वो आज ट्रैक्टर वगैरह खींचते हैं, बट पहले क्या होता था? जानवर खींचा करते थे, ठीक है। और जो हल होता था, हल के नीचे लोहे का कुछ इस प्रकार से हल होता था और यहां पर लोहे का फाल लगाया जाता था, ठीक है। ये काफी लंबा होता था, इसे आगे से जानवर खींचता था और यहां पर एक डंडा लगा होता था जो कि किसान यहां से पकड़ के चलता था, ठीक है। तो इस प्रकार का पहले हल होता था। तो हल के फालों में और कुल्हाड़ियों में इसका उपयोग धीरे धीरे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। जो कृषि है, देखो जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो जनसंख्या भी बढ़ने लगी, और जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो जनसंख्या की मांग हुई भोजन, ठीक है। और भोजन की जब अत्यधिक मांग होने लगी, राजाओं ने अत्यधिक मांग करना शुरू कर दिया, तो यहां पर कृषि में उत्पादन को बढ़ाने के लिए लोगों ने सोचना प्रारंभ कर दिया। तो कौन कौन से कदम उठाए गए जिससे कि कृषि में उत्पादन बढ़ा, इसको यहां पर डिस्कस करते हैं। तो समृद्ध गांव के बिना राजा तथा उनके राज्य का होना बड़ा ही मुश्किल था, ठीक है। देखो आज के टाइम पर जो हमारी सरकारें हैं वो टैक्स लेती हैं, किससे लेती हैं? कंपनियों से लेती हैं, ठीक है। और अगर व्यापार करते हैं तो उससे लेती हैं। आजकल हम लोग डायरेक्टली मतलब टैक्स गवर्नमेंट को फसल के ऊपर नहीं देते हैं कि जैसे अगर 50 पैकेट फसल हुई है तो 50 का 25 पैकेट फसल गवर्नमेंट ले जाएगी। आज के टाइम पर ऐसा तो है नहीं, बट पहले ऐसा हुआ करता था। कितने % फसल वगैरह लेकर के जाते थे, ये पिछले अध्यायों में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था, क्योंकि कृषि से ही राजाओं की इनकम होती थी। कृषि के विकास में लोहे के फाल का प्रयोग, यानी कि जो हल था, हल में लोहे के फाल का प्रयोग, और धान की रोपाई, कुछ नए तरीके थे। ये दोनों तरीकों के बारे में पिछले अध्याय में डिस्कस कर चुके हैं। रिवीजन के तौर पर आप यहां पर समझ सकते हो, जो बहुत ही कारगर साबित हो। यानी कि इन दोनों तरीकों का जो उपयोग किया गया तो कृषि में उत्पादन धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। यानी कहने का अर्थ यहां पर है कि अगर आपके सामने
सामने प्रश्न आता है कि प्राचीन काल में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए, तो आप लिख दीजिएगा पहला कदम तो ये था कि भाई लोहे के फाल का प्रयोग, दूसरा कदम क्या था धान की रोपाई, तीसरा कदम क्या था सिंचाई, ठीक है, सिंचाई के लिए नहरें, कुएं और तालाबों की खुदाई, ये 3 कदम ऐसे उठाए गए जिससे कि फसल में उत्पादन बढ़ने लगा। आगे बढ़ते अब अगला पॉइंट मिलता है गांव में कौन लोग रहते थे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। तो इस उपमहाद्वीप यानी कि हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में लगभग आज से 2300 वर्ष पूर्व कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। कितने तरह के? 3 तरह के लोग रहते थे। कहां पर? तो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में। अच्छा, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिणी हिस्सा कौन सा है और उत्तरी हिस्सा कौन सा है? तो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप नीचे से कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, और इस हिमालय साइड में कुछ इस प्रकार का है। आप जानते हैं, देखो मैं मेरी कला इतनी अच्छी नहीं है तो मैं बहुत अच्छा नहीं बना पाता हूं, ठीक है। अब देखो ये वाला आपका पूर्वी इलाका है, ये वाला आपका पश्चिमी इलाका, ये दक्षिणी इलाका है और ये आपका उत्तरी इलाका है, ठीक है, ये पूरा का पूरा उत्तरी इलाका है। तो अगर हम यहां पर इसी प्रकार से देखें तो कहने का अर्थ है उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्से में, यानी कि दक्षिणी और उत्तरी दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों में, यानी नीचे वाले इलाके में और ऊपर वाले इलाके में, ठीक है, दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के यहां पर जो अधिकांश गांव थे वहां पर आज से लगभग कितने हजार साल पहले, हाँ, आज से लगभग 2300 साल पहले यानी 2300 साल पहले 3 तरह के लोग रहा करते थे। तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामियों को इसमें बेल्लाल कहा जाता था। जो तमिल इलाका था वहां पर एक बड़े बड़े भूस्वामियों का वर्ग था जो कि वहां पर रहते थे, उनको बेल्लाल कहा जाता था, ठीक है। कुछ साधारण हलवाए थे जो कि हल वगैरह चलाया करते थे, इनको उणवार कहा जाता था। कुछ भूमिहीन मजदूर थे जो कि मजदूरी किया करते थे और दास थे, इनको कड़ैसियार या फिर अधिमई के नाम से जाना जाता था, ठीक है। कड़ैसियार या अधिमई एक की बात हो गई। तो अगर प्रश्न आता है कि उपमहाद्वीप में भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में आज से लगभग 2300 साल पहले कौन कौन लोग रहते थे, तो आप 3 तरह के लोग कह सकते हो, बेल्लाल, उणवार और अधिमई या फिर कड़ैसियार, ठीक है। प्रश्न अगर ऐसे आता है कि तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को आज से लगभग 2300 साल पहले क्या कहा जाता था, तो याद रखना बेल्लाल कहा जाता था। प्रश्न अगर ऐसे आता है कि अगर ऐसे प्रश्न आता है कि भूमिहीन और मजदूरों को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो कड़ैसियार। या फिर ऐसे प्रश्न आ सकता है कि अधिमई का शाब्दिक अर्थ क्या है, या फिर बेल्लाल का शाब्दिक अर्थ क्या है, फिर उणवार का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इन तीनों को बड़ा ही अच्छे ढंग से याद रखिएगा क्योंकि इन पर प्रश्न आते ही रहते हैं, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि देश के उत्तरी हिस्सों के गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अगर हम हमारे देश के उत्तरी इलाके में आ जाते हैं तो यहां पर जो गांव का प्रधान व्यक्ति होता था, आज के टाइम पर हम गांव के प्रधान व्यक्ति को क्या कहते हैं, या तो प्रधान कहते हैं या फिर हम मुखिया कहते हैं, ठीक है। बट उस टाइम पर जो भी व्यक्ति गांव का प्रधान व्यक्ति होता था, मुख्य व्यक्ति होता था, उसको ग्राम भोजक कहा जाता था, ठीक है। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह पद जो था अनुवांशिक था, ठीक है। यह पद जो था अनुवांशिक, यानी कि पिता के बाद में पुत्र और पुत्र के बाद में उसका पुत्र, यानी राजा का बेटा यहां पर राजा बनता चला जाता था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, यानी गांव में जिसके पास में सबसे ज्यादा जमीन होगी वही ग्राम भोजक के पद पर आसीन रहता था। प्रभावशाली होने के कारण राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे, यानी कि चूंकि इनके पास में सबसे ज्यादा जमीन थी इसलिए जो गरीब मजदूर का वर्ग था वो इनके पास काम किया करता था। अब चूंकि इनके पास में सबसे अधिक जमीन थी इस वजह से इनके पास में पावर ही बहुत अधिक थी, और जिसके पास पावर होती है राजा उसी के पास में जाता है, ठीक है। तो राजा लोग क्या करते थे, कर वसूलने के लिए ग्राम भोजकों को या फिर आप कह सकते हो बड़े बड़े भूस्वामियों को अपना मतलब बनाते थे कि भाई आप जाओ और आप ही सारा का सारा कर वसूल के लेकर के आओ। साथ ही साथ ये न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का भी काम किया करते। जो ग्राम भोजक थे वो न्यायाधीश का भी काम करते थे और पुलिस का भी काम करते थे। देखो न्यायाधीश का काम तो आज से लगभग अगर आप देखो आज भी होता है बड़े बड़े इलाकों में, आप अगर गांव में जाओगे आज कम हो गया आजकल, लेकिन क्या है कि कई सारे इलाकों में आज भी ये प्रथा जिंदा है। कभी भी किसी घर में अगर लड़ाई होती है तो उस घर में निपटारा करने के लिए या फिर हम कहें कि समझौता कराने के लिए गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति को बुलाया जाता है। वो जो भी बात कह देते हैं उस बात को कोई टालता नहीं है, और पहले तो ऐसा बहुत चलता था बट आजकल बहुत कम हो गया है, ठीक है, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति पढ़ लिख गया है और अपनी अपनी मतलब कोर्ट कचहरी हर व्यक्ति करने लगा। वो कहता है हम गाँव के व्यक्ति की बात क्यों माने, हम कोर्ट चले जाएंगे, हम पुलिस के
बाद चले जाएंगे। बट पहले जो ये ग्राम भोजक हुआ करते थे या ये क्या करते थे, मान लो एक ही घर में दो व्यक्ति हैं, ठीक है, एक ये और एक ये, और दोनों में क्या है कि लड़ाई हो गई, तो ये व्यक्ति आएगा और आकर के समझौता करवाएगा दोनों के बीच में, जैसे भी होगा जो भी होगा समझौता करवा के यहां से जाएगा। बट आज के टाइम पर क्या है, ये दोनों व्यक्ति पुलिस के पास में जाते हैं, कोर्ट कचहरी में जाते हैं, और क्या होता है वहां पर पैसा बड़ी मात्रा में खर्च करते हैं और दुश्मनी बढ़ाते हैं। बट पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र किसान भी थे जिन्हें गृहपति कहते थे। देखो यहां पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है इन शब्दों को नोट कर लीजिएगा। एक आपका बेललाल हो गया, एक आपका उड़वार हो गया, एक कड़े सियार, एक अधिमई है, एक ग्राम भोजक हो गया। ठीक है, ये आपको मिल गए कितने, 5 शब्द। ठीक है, छठा शब्द आप नोट कर लीजिएगा, गृहपति। गृहपति किसे कहते थे, तो ग्राम भोजक के अलावा जो गांव में अन्य किसान लोग रहते थे, ठीक है, जो स्वतंत्र किसान थे, जो किसी के दबाव में आकर काम नहीं करते थे, जो मजदूरी वगैरह नहीं करते, जो स्वतंत्र किसान थे, इनको गृहपति कहा जाता था। ठीक है, इनमें ज्यादातर छोटे किसान थे। इसके अतिरिक्त गांव में भूस्वामियों में दास और कर्म का, एक मिनट, भूमिहीन व्यक्तियों में, ठीक है, भूमिहीन अर्थात जिनके पास जमीन नहीं होती थी, ऐसे व्यक्ति जिनके पास जमीन नहीं होती थी, इनमें दास और कर्मकार भी शामिल थे। ये दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका को चलाते थे। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे। यानी कि अगर गांव की बात की जाए तो गांव में इतने लोग रहते थे। एक तो आपका हो गया बेललाल, एक आपका हो गया उड़वार, एक आपके हो गए कड़ेसियार, फिर आप कह सकते हो आदिमई। ठीक है, फिर आपको ग्राम भोजक मिलते हैं, कुछ आम किसान मिलते हैं। ठीक है, और इसके बाद में आपको मिलते हैं गृहपति, और फिर इसमें आपको दास और कर्मकार भी देखने को मिलते हैं जो कि भूमिहीन होते थे, यानी जिनके पास जमीन वगैरह नहीं होती थी। ये लोगों की जमीन पर काम करके, मजदूरी करके अपना खर्चा चलाते थे। ठीक है, और अधिकांश गांव में लोहार, बढ़ई, कुम्हार जैसे शिल्पकार भी देखने को मिलते थे। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं प्राचीनतम तमिल रचनाओं की। देखो तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं, संगम साहित्य कहते हैं। अब आपके मन में भैया प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिरकार इनको संगम साहित्य क्यों कहा जाता है। क्योंकि इनकी रचना आज से लगभग 2300 साल पहले, कितने, 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में, किसमें, मदुरै के कवियों के सम्मेलन में, यानी कि कई सारे कवियों ने आकर के इसका सम्मेलन में इनका संकलन किया। देखो संगम क्यों कहा गया, क्योंकि कई सारे कवियों का ज्ञान इसमें सम्मिलित है, कई सारे कवियों ने इसमें अपनी अपनी बात को रखा है, इसलिए इसको संगम साहित्य कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना संगम साहित्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया था, इस वजह से इनको संगम साहित्य कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं सिक्कों की। ठीक है, एक प्रश्न यहां पर और बन सकता है कि भाई ये संगम साहित्य की रचना आज से कितने वर्ष पूर्व हुई थी, तो याद रखना 2300 साल पहले, आज से लगभग 2300 साल पहले संगम साहित्य की रचना हुई थी। ये एक तमिल प्राचीन रचना है। क्या है, तमिल प्राचीनतम रचना है, तमिल की प्राचीनतम रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में भी हम आगे चैप्टर में और डिस्कस करेंगे। ये आपका बेस पॉइंट है, ये इसलिए यहां पर इस टॉपिक को रखा गया है। ठीक, क्योंकि आगे संगम साहित्य, तमिल प्राचीनतम रचनाओं, इनका कई जगहों पर यूज होगा। अब हम बात करते हैं सिक्कों की। देखो सिक्कों के बारे में पिछले अध्याय में डिस्कस कर चुके, बट यहां पर एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के जो कि करीब 500 साल चले थे, यानी कि ये जो आहत सिक्के हैं ये सबसे पुराने सिक्कों में से एक हैं। ठीक है, और इनकी जो चलन काल रही थी लगभग 500 साल तक इन सिक्कों को चलाया गया था। ठीक है, और चांदी या तांबे के पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता है। जैसे कि भाई चांदी की एक प्लेट ले ली गोल गोल, ठीक है, और इसके ऊपर इस प्रकार के एक चित्र को छाप दिया गया। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा, आहत सिक्का कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाए, चांदी या तांबे की विभिन्न आकृतियों, एक मिनट, चांदी या तांबे पर, ठीक है, विभिन्न आकृतियों को आहत करके, यानी उसके ऊपर छाप के, ठीक है, आहत करना यानी कि ठोक के छाप देना उसके ऊपर, ठीक है, चोट करके, ठीक है, आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या फिर गोल भी होते हैं। ठीक है, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं पूर्ण रूप से गोल नहीं है, बट ये आपको गोल देखने को मिल रहे, कभी कभी वर्गाकार देखने को मिलते हैं। कैसे, वर्गाकार यानी कि ऐसे, कभी कभी ये आपको आयताकार भी देखने को मिल जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ऐसे देखने को मिल जाते हैं, कभी कभी ऐसे देखने को मिलते हैं, कभी कभी ये बिल्कुल गोल देखने को मिलते हैं ऐसे। ठीक है, तो कई तरह के, कई आकारों के हमें ये आहत सिक्के देखने को मिलते हैं। एक बात नोट कर लीजिएगा,
वो बात ये है कि भैया सबसे पुराने सिक्कों में से एक है आहत सिक्के, ठीक है, जिनका सबसे पहले यूज किया गया। कितने सालों तक ये प्रचलन में रहे? तो 500 साल तक ये सिक्के चले थे। किससे बनाए जाते थे? तो चांदी या फिर तांबे से बनाए जाते थे, ठीक है, चांदी या तांबे की प्लेट को चांदी या तांबे पर इनको बनाया जाता था, ठीक है। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं को बना करके, यानी कि क्या किया, धातु की चादर ले ली, ठीक है, पूरी की पूरी सोने या चांदी या फिर तांबे की क्या किया, पूरी एक चादर बना ली, ठीक है, और चादर बना करके उसको चादर को काट लिया, गोल गोल काट लिया, चौकोर काट लिया, ठीक है, या फिर जो भी आकार मिला उस आकार में काट करके फिर इसके ऊपर मतलब सिक्के बनाए जाते थे। या फिर क्या किया, धातु की गोलिकाएं तैयार कर ली गोल गोल, ठीक है, और फिर उसके ऊपर आहत करके उसको दबा करके इस प्रकार के सिक्के तैयार किए जाते, ठीक है। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है, इस सिक्के के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो जितने भी सिक्के प्राप्त हुए इन सभी सिक्कों के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए गए थे। जैसे कि चिन्ह तो ठप्पे के माध्यम से बनाया गया, ठीक है। जैसे कि आजकल हम लोग इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो, कई बार क्या है, आपने गांव में देखा होगा, कुछ लोग क्या करते हैं, हाथों में मेहंदी रखवाते हैं, लकड़ी का एक आता है ठप्पा ऐसा, ठीक है, उसे पहले उसके ऊपर स्याही, हाँ बहुत अच्छा स्टाम्प आपने देखा है, ठीक है, या फिर आपने सील मोहर देखी होगी, ठीक है। जब भी हम कहीं पर जाते हैं तो ऑफिस वगैरह में आपने देखा होगा मोहर लगाई जाती, ठीक है। तो मोहर के तरीके से एक लोहे का ठप्पा होता था, उसी को इस प्लेट के ऊपर रख करके दबा दिया जाता था, तो ये जो पूरी की पूरी आकृति देख रहे हो, ये आकृति छप जाती थी। इस प्रकार से इनको बनाया जाता था, ठीक है, इसलिए इनको आहत सिक्का कहा जाता है। ये सिक्के ईसा की आरंभिक शताब्दियों तक प्रचलन में रहे थे। ईसा की आरंभिक शताब्दियों यानी कि ईसा मसीह के जन्म के आसपास, ठीक है, आरंभिक शताब्दी यानी कि हाँ ईसा मसीह के जन्म के आसपास हम ये कह सकते हैं, तब तक ये प्रचलन में रहे थे। आगे बढ़ते, संगम साहित्य में वर्णित एक कविता से पता चलता है कि उस समय वस्तु विनिमय भी चलन में था। वस्तु विनिमय का अर्थ क्या होता है? जैसे कि भैया एक व्यक्ति है राम, ठीक है, एक व्यक्ति है राम और एक व्यक्ति यहाँ पर हम मान लेते हैं कौन, कृष्ण, ठीक है, कृष्ण है। एक व्यक्ति है राम, एक व्यक्ति है कृष्ण। राम के खेत में होता है क्या, गेहूं, ठीक है, राम के खेत में क्या होता है, राम के खेत में गेहूं होता है, और कृष्ण के खेत में होता है चावल, ठीक है। अब क्या है कि गेहूं और चावल दोनों की आवश्यकता है दोनों व्यक्तियों को। तो राम क्या कहेंगे कृष्ण से कि भैया कृष्ण आप ऐसा करो, हमसे 5 पैकेट गेहूं ले लो। तो इन्होंने 5 पैकेट इनको गेहूं ले लिए और इन्होंने कहा भाई आप चावल ले लो हमसे। तो ये क्या है कि ये इनसे 5 पैकेट चावल ले लेंगे। वस्तु विनिमय का अर्थ है कि भाई एक वस्तु दे करके दूसरी वस्तु का लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले वस्तु विनिमय का चलन था। देखिए कुछ समय पहले तक अगर आप देखोगे, लगभग 20 साल पहले तक, तो गांव में ये चलन मौजूद था। गांव वगैरह में अगर आप देखोगे, आज के टाइम बिल्कुल ही नष्ट हो गया है गांव में अगर आप देखोगे, बट पहले ऐसा चलन था। पहले क्या होता था कि भाई आपके यहाँ पर मक्का हुई है, हमारे यहाँ पर गेहूं हुआ है, तो हम आपको गेहूं दिए दे रहे हैं, आप हमको मक्का दे दो। या आपके यहाँ पर चने हुए, हमारे यहाँ पर दाल हुई है, तो हम इसको एक्सचेंज कर लेते हैं। पहले ऐसा चलन था, ठीक है, 20 साल पहले बहुत बड़ी मात्रा में चलता था। बट आज जैसे जैसे देख रहे हो हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे इंसानियत खत्म होती जा रही है और धीरे धीरे गाँव में भी जो कल्चर था पहले, वो धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। जिसका एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो। वस्तु विनिमय आज के टाइम पर लगभग पूर्ण रूप से नष्ट हो गई गाँव में, ठीक है। अगला अब हम बात करते हैं किनके बारे में, नगरों के बारे में। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। आज के टाइम पर आप देखते हो हमारे जो शहर है, शहर में कई प्रकार की गतिविधियां होती हैं। अब जो गतिविधियां होती हैं उनमें आप देखोगे हर चीज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। खेती छोड़ के, ठीक है, खेती तो मतलब गांव में होती है, खेती छोड़ के बाकी ऐसा कोई भी काम बाकी नहीं है जो गांव शहर में नहीं हो सकता, ठीक है। हो तो खेती भी सकती है बट खेती करते नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने छतों के ऊपर या फिर थोड़ी सी जगह ले ली, वहां पर अपनी सब्जी वगैरह उगा लेते हैं। बाकी बड़ी मात्रा में खेती नहीं होती शहरों में, वो गांव में ही होती। खेती को छोड़ करके आज के टाइम पर हम शहर में हर काम कर लेते हैं, A to Z। अब पहले क्या क्या होता था, हम एक बार इसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहले हम बात करते हैं मथुरा की। तो मथुरा आज से लगभग 2500 साल से 2500 साल से, यानी कि आज से लगभग 2500 साल पहले से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर बना रहा है, ठीक है। मथुरा जैसे कि आज के टाइम पर आप देखते हो श्री कृष्ण भगवान की नगरी माना जाता है, ठीक है। मथुरा है, वृंदावन है, और आज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर बन गया, ठीक है। विदेशों तक मथुरा को जाना जाता है। लेकिन पहले की अगर बात की जाए तो पहले भी मथुरा जो था ये एक समृद्ध शहर था और यहाँ पर लोगों का पहुंच था। विदेशों से लोग यहाँ पर पहले भी आया करते थे। अब आप कहोगे भैया विदेशों से कैसे लोग आते थे, क्या मतलब आप हमके मूर्ख बना रहे हो, जो मन आएगा वो बोल दोगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पर आपको बता दिया कि 2500 साल से भी
ठीक है, मथुरा जो है 2500 साल से भी अधिक समय से महत्वपूर्ण नगर रहा है। लेकिन क्यों रहा है? क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य मार्गों पर स्थित था। अब क्योंकि यातायात यानी कि आवागमन, यानी कि ट्रैवलिंग, ठीक है, और व्यापार यानी कि आपका यातायात और व्यापार, इन दोनों के लिए यहां से दो मुख्य मार्ग, दो हाईवे आप कह सकते हो, यहां से गुजरते थे। ठीक है, अब भैया जहां से रास्ता गुजरेगा वो जगह तो इंपॉर्टेंट हो ही जाएगी, और अगर वो शहर हुआ तो और अधिक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि आप जा रहे हो कहीं पर घूमने के लिए, ठीक है, और लंबी दूरी के बाद में कोई एक शहर पड़ता है तो आप वहां पर रुकोगे। ठीक है, मान लो कि आप 500 किलोमीटर ट्रैवलिंग करने के लिए निकले हो, ठीक है, और आप यहाँ से आपने स्टार्ट किया और यहाँ से यहाँ पर आप आए कितने 250 किलोमीटर चल करके, और यहाँ पर आपको एक शहर मिलता है। ठीक है, फिर आपको पता है कि 250 किलोमीटर आगे तक हमको कोई भी शहर नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ पर रुकोगे कि नहीं रुकोगे? जरूर रुकोगे, और यहाँ पर रुक करके अपनी गतिविधियाँ भी दिखाओगे। इसी प्रकार से मथुरा था। मथुरा दो मुख्य मार्गों के बीच में स्थित था। ठीक है, और यहाँ पर दो मुख्य मार्ग यहाँ से गुजरते थे, व्यापार और यातायात के। तो जो भी व्यक्ति यहाँ से गुजरता था वो मथुरा में जरूर एक बार रुकता था। इसलिए मथुरा जो था लगभग 2500 साल से, ठीक है, या फिर इससे भी पुराने टाइम से काफी महत्वपूर्ण नगर बन के रहा है। इसमें से एक मार्ग जो था ये उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी उत्तर और पश्चिमी इलाका, यानी कि हमारा जो भारत देश है ये इस प्रकार से हम एक बार बना लेते हैं। ठीक है, तो यहां से ये आपका उत्तरी इलाका हो गया, ये पश्चिम हो गया, उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर यानी कि इधर तरफ। ठीक है, उत्तर पश्चिम से ऐसा रास्ता यहां से गुजरता था। ठीक है, दूसरा क्या कहा जा रहा है? दूसरा है उत्तर दक्षिण से, यानी कि इधर से, और एक मिनट, पूर्व की ओर, और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी इधर से इधर की ओर। ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं एक रास्ता इधर और एक रास्ता ये। ठीक है, इस प्रकार से दो रास्ते गुजरते थे और ये बीच में आपका मथुरा है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर जितने भी लोग इन रास्तों से गुजरते थे सभी व्यक्ति उतरते थे यहाँ पर। ठीक है, उतर के अपनी अनेक प्रकार की गतिविधियां करते थे। खाना पीना खाना हो गया, आराम करना हो गया, व्यापार करना हो गया, हर काम यहाँ पर किया करते थे। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, याद रखना उस टाइम पर किलेबंदी बहुत बड़ी मात्रा में कराई जाती थी। किलेबंदी किसे कहते हैं ये पिछले अध्याय में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है भाई, पत्थरों की दीवार खड़ी कर देना पूरे शहर के आसपास। ठीक है, जैसे हम आजकल अपने घर के आसपास बाउंड्री करवाते हैं, पहले राजा महाराजा क्या करते थे? अपने पूरे शहर के आसपास बाउंड्री करवा देते थे, उसे किलेबंदी कहा जाता है। ठीक है, इसमें अनेक मंदिर थे, यानी पूरे के पूरे शहर के अंदर अगर आप देखोगे तो अनेक मंदिर देखने को मिलते हैं। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वाले लोगों के लिए भोजन जुटाते थे। ठीक है, जो शहर के बाहर किसान रहते थे, पशुपालक रहते थे, वो शहर के अंदर रहने वालों के लिए भोजन यानी खाने पीने का इंतजाम करते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का भी केंद्र था। देखो आज भी मथुरा में आपको बहुत सारी बेहतरीन मूर्तियां मिलेंगी और पहले भी थी। ठीक है, पहले ये हमेशा से मूर्तियां बनाने का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। जब हम देखो अब तो मतलब सिलेबस में पढ़ाई पहले से ही नहीं पढ़ाया जाता। जब आप यूपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं और आप जब एनसीईआरटी से अलग हटके स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे और मथुरा का इतिहास जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे जब मुगलों ने मथुरा के ऊपर आक्रमण किया था तो यहाँ के जो राजा थे वो चले गए थे। यहाँ से राजा जो सैनिक थे वो सब मतलब हारी मान गए थे, और फिर वहाँ के जो ब्रजवासी थे, ठीक है, जो आके संत थे, नागा साधु थे, उन्होंने कहा था कि भाई हम मर जाएंगे लेकिन अपने भूमि को नहीं त्यागेंगे। उन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी थी और लड़ाई लड़के जीता भी था। ठीक है, और उन्होंने जितने भी इसमें जीत करके अपना मतलब दबदबा बना के रखा था, आज भी वो वहाँ पर दबदबा बना करके रखे हुए हैं। तो मथुरा हमेशा से एक इंपॉर्टेंट शहर बन के रहा है। ठीक है, और मतलब मंदिर और मूर्तियाँ बनाने का केंद्र भी ये हमेशा से रहा है। आगे बढ़ते हैं तो आज से लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी थी। किनकी? कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी थी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। ये कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र। देखो कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। मथुरा का नाम सुनते ही मतलब श्री कृष्ण भगवान का नाम याद आ जाता है। ठीक है, बट ये आप याद रखना, यहाँ पर देखो बौद्ध विहार भी बड़ी मात्रा में मिलते हैं और जैन मंदिर भी यहाँ पर आपको बड़ी मात्रा में देखने को मिल जाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि मथुरा एक धार्मिक केंद्र है। ठीक है, धार्मिक केंद्र है, और ये मतलब आज से लगभग 2000 साल पहले कुषाणों की राजधानी भी बनी थी। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है मथुरा में प्रस्तर खंडों
प्रस्तर यानी कि स्तर खंड तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख हैं। यानी कि अगर आप जैसे से वहाँ के खुदाई करोगे या फिर अब आप वहाँ की अगर मूर्तियाँ चेक करोगे तो मूर्तियाँ में मतलब वहाँ की मूर्तियों में और खुदाई करोगे तो नीचे की जो आपको खंड मिलेंगे या फिर आपको स्तर खंड जितने मिलेंगे उन सभी में अनेक अभिलेख देखने को मिलते हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो कि स्त्रियों और पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। यानी कि जैसे से आप मथुरा की खुदाई करोगे, मथुरा के बारे में जानने का प्रयास करोगे तो यहाँ पर आपको अभिलेख देखने को मिलेंगे। और ये अभिलेख किस प्रकार की जानकारी देते हैं, तो ये अभिलेख संक्षिप्त रूप से यानी कि शॉर्ट में जानकारी देते हैं कि यहाँ पर जितने लोगों ने दान दक्षिणा दिया था, ठीक है, मंदिर बनवाने के लिए, मठ बनवाने के लिए या बिहार बनवाने के लिए, उस दान का उल्लेख आपको इन अभिलेखों में देखने को मिलता है। प्रायः राजा, ठीक है, शहर का राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान दिया करते थे यहाँ पर, ठीक है। जो मथुरा है यहाँ पर देखो, ऐसा नहीं केवल राजा लोग ही इस दान देकर के मंदिर वगैरह बनवाते थे, राजा, रानी, अधिकारी भी दान देकर मंदिर बनवाते थे, व्यापारी भी करते थे, शिल्पकार भी करते थे, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है शिल्प तथा शिल्पकार। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी समझते हैं। पुरास्थलों के शिल्पों के नमूने मिले हैं। देखो जितने भी पुरास्थल अगर आप उनको देखोगे हमारे देश में तो बहुत सारे पुरास्थल देखने को मिलते हैं और हर पुरास्थल में आपको शिल्प के नमूने भी देखने को मिलते हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। इनका जो चित्र है हम पिछले अध्याय में एक बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, दिखा चुके हैं, या फिर आप गूगल पर डाल दीजिएगा उत्तरी काले चमकीले पात्र। ये आपको उत्तरी काले चमकीले पात्र बिल्कुल डिटेल में दिखा देंगे कि भैया कैसे होते हैं उत्तरी काले चमकीले पात्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देखो भैया कहा यहाँ पर ये जा रहा है कि मिट्टी के सुंदर बहुत ही पतले बर्तन देखने को मिलते हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। अच्छा, इनको उत्तरी काले चमकीले पात्र क्यों कहा गया, इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि ज्यादातर ये जो पात्र देखने को मिलते हैं ये पात्र उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में देखने को मिले, इसलिए इनको उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा गया। एक बार फिर से इसको समझिएगा, कहा ही जा रहा है जैसे आप हमारे भारत देश के जितने भी पुरास्थल हैं इन सभी पुरास्थलों को अगर आप देखोगे, ठीक है, तो सभी पुरास्थलों से आपको शिल्प के नमूने देखने को मिलेंगे। शिल्प यानी कि शिल्प उत्पादन, यानी कि हम कह सकते हैं कि भैया कोई बर्तन बनाना हो गया या फिर कोई मूर्ति बनाना हो गया, वो सारा का सारा शिल्प में आता है, ठीक है। तो शिल्पों के नमूने आपको हर पुरास्थल से देखने को मिल जाएंगे। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले सुंदर बर्तन देखने को मिलते हैं। अब जो ये सुंदर बर्तन है इनको नाम दिया गया उत्तरी काले चमकीले पात्र। क्यों नाम दिया गया, क्योंकि ये जो उत्तरी काले चमकीले पात्र मिले हैं ये हमारे देश के अधिकतर जो हमारा भारत का उत्तरी भाग है, उत्तरी इलाका, यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं तो उत्तरी काले उत्तरी काले चमकीले पात्र होगा यहाँ पर, ठीक है। चमकीले पात्र एक कठोर चमक निर्मित धातु, एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर ये, अगर आप इन पात्रों को देखोगे उत्तरी काले चमकीले पात्रों को, तो सबसे पहली विशेषता तो इनकी ये है कि ये कठोर हैं। दूसरी विशेषता ये देखने को मिलती है कि चाक के द्वारा बनाए गए, चाक यानी कि जैसे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, आजकल कुम्हार अगर आप गांव में जाकर के देखोगे तो दिए वगैरह बनाते हैं चाक से बनाते हैं, ठीक है, पहिया ऐसा लगा होता है नीचे, उसे घुमाकर बनाया जाता है, तो चाक के द्वारा इनको बनाया गया। तीसरी बात क्या है, धातु की तरह चमकते हैं, ठीक है, धातु की तरह दिखने वाले और चमकदार काली सतह वाले हैं ये। जैसे आज के टाइम पर आप देखते हो लोहा चमकता है, ठीक है, स्टील चमकती, इसी तरह से ये जो उत्तरी काले चमकीले पात्र इनमें भी धातु की तरह चमक होती थी। अच्छा, यहाँ पर प्रश्न ये उठ जाता है कि इनमें धातु की तरह चमक क्यों होती थी, तो इसे बनाने के लिए जो कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टी पर उच्च तापमान पर रखते थे, भट्टी बनाते थे, ठीक है, और भट्टी में इनको जब गर्म किया जाता था तो हाईएस्ट टेम्परेचर तक इनको गर्म किया जाता था, जितना हाई टेम्परेचर ये कर पाते थे, ठीक है। जिससे क्या होता था, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी, जो बाहर वाली लेयर है बर्तनों की वो काली पड़ जाती थी। और इन पर पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान कर देता था। देखो उत्तरी काले चमकीले पात्र की अगर बात की जाए तो देखो इनकी हमने विशेषता तो बात कर ली, ये चमकते क्यों थे, अगर इसकी बात की जाए तो जब भी इनको बनाया जाता था तो क्या होता था, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर गर्म करके इनको मजबूत किया जाता था, और जब बहुत ही हाई टेम्परेचर पर इनको गर्म किया जाता था तो बाहरी लेयर जो थी इन बर्तनों की वो काली पड़ जाती थी, और जब काली पड़ जाती थी तो उसके ऊपर एक काली लेप और लगा दिया जाता था, काली पेंट कर दी जाती थी, काली लेप,
ठीक है, जो कि इस बर्तन को बहुत ही चमका देती थी, ठीक है, सी से ऐसी चमक इसको प्रदान कर देती थी। ये हमने देख लिया। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, बट उत्तरी काले चमकीले पात्रों के बारे में प्रश्न आ जाता है तो वो आप यहाँ से इसको समझ सकते हो। अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे अगर आप देखोगे, ठीक है, बहुत सारे शिल्प पहले बनाए जाते थे बट कुछ ही शिल्पों के अवशेष बचे हैं, ज़्यादातर शिल्पों के अवशेष नहीं बचे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे नहीं बचे होंगे, जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत ही महत्वपूर्ण था उस टाइम पर, ठीक है। कपड़ों का उत्पादन अगर आप देखोगे तो उस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट था। उत्तर में वाराणसी, दक्षिण में मदुरै कपड़ा उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्रों में से थे। यहाँ स्त्री व पुरुष दोनों काम करते थे, ठीक है। तो देखो शिल्प उत्पादन में केवल बर्तन ही नहीं आते हैं, हर प्रकार का उत्पादन आता है। कुम्हार है, लोहार है, ठीक है, बढ़ई है, ये सभी शिल्प उत्पादन का काम किया करते थे। शिल्प कला ही एक अलग कला है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हम क्लास 7 में और 8 में डिस्कस करेंगे। 8 में इसकी डेफिनेशन बहुत ही अच्छी दी गई है, डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें बढ़ई तो नहीं आता है, कुम्हार आ जाता है, सुनार भी नहीं आएगा, ठीक है। शिल्पकार आ जाते हैं, ठीक है। कपड़ा बनाना ये भी शिल्प उत्पादन में ही आ जाता है, और भी कई सारी चीज़ें आती हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो कहने का अर्थ ये है कि जितने भी हमारे पुरास्थल देखोगे, हर पुरास्थल में कई प्रकार की चीज़ों का निर्माण किया जाता था, लेकिन अन्य दूसरे जो शिल्प हैं वो उनके अवशेष आज तक बच नहीं पाए। जैसे कि अगर आप कपड़ा आज बनाओगे, ठीक है, तो कपड़ा आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा, सड़ जाएगा, ठीक है, वो धीरे धीरे गल जाएगा, दीमक लग जाएगी, जल जाएगा, कुछ भी वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ भी बना लो, लकड़ी का कोई वस्तु बना दो वो भी खत्म हो जाएगी, आप किसी से भी कुछ बना दो, लेकिन अगर आप मिट्टी को जलाकर कुछ बना दोगे वो हमेशा बचा रहेगा, ठीक है। मिट्टी को जलाकर बनाकर कुछ भी आप रख दोगे वो जब तक रहेगा तब तक बचा रहेगा, उसको नष्ट कोई नहीं कर सकता। आप लोहे से आज कोई प्रोडक्ट बना दो, रख दो, आज नहीं तो कल जंग लग के वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। शीशा एक ऐसी चीज है जो काफी टाइम तक बना रहता है, बाकी लोहा हो गया, तांबा है, ठीक है, ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो मिट्टी के बर्तन हैं वो लंबे समय तक बने रहते हैं, ठीक है। वही यहां पर कहा जा रहा है जो अन्य दूसरे शिल्प हैं उनके अवशेष नहीं बचे होंगे, ठीक है, लेकिन जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उनके अवशेष बचे हुए हैं, जिनके बारे में यहां पर जानकारी दी जा रही है। काले चमकीले पात्र को, चमकदार काली सतह वाले इनको कहा जाता था क्या? उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने चित्रित दूसर पात्रों के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। चित्रित दूसर पात्र जो कि काफी इंपॉर्टेंट, वो भी उनके बारे में हमने इससे पिछले वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। हाँ, तो जो ग्रंथ हमें प्राप्त हुए हैं, ग्रंथों से पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन भी उस टाइम पर हमारे देश में काफी इंपॉर्टेंट था। वाराणसी हो गया और जो मदुरै है, ये कपड़ा उत्पादन में काफी अधिक प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों ही लोग मिलकर के काम किया करते थे। अनेक शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा तो व्यापारियों और शिल्पकारों ने क्या किया, अपने अपने संघ बनाने शुरू कर दिया, यानी कि कमेटी बनानी शुरू कर दी, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। जैसे आज के टाइम पर आप देखते हो क्या होता है कि हर क्षेत्र में आप देखो टीम वर्क होता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो व्यापारी थे उन्होंने अपना संगठन बना लिया, शिल्पकार थे उन्होंने भी अपना संगठन बना लिया, तो अनेक शिल्पकार व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे, जिन्हें श्रेणी कहा गया। क्या कहा गया? इन्हें श्रेणी कहा जाता। तो याद रखना, अगर प्रश्न आ जाता है कि श्रेणी किसे कहते हैं, तो ये जो संघ है इसी को श्रेणी कहा जाता है, ठीक है। व्यापारियों के संघ को या फिर शिल्पकारों के संघ को श्रेणी कहा जाता। एक संघ हमने पढ़ा था जो कि हमने संघ और बज्जी संघ के बारे में पढ़ा था, वो संघ अलग है, यहां पर ये संघ अलग है, ठीक है। जिसके बारे में हमने चैप्टर नंबर शायद 3 या फिर 2 में पढ़ा था, वो अलग वाला है, ठीक है। शिल्पकारों की श्रेणी की अगर बात की जाए तो इनका काम ये था कि भाई प्रशिक्षण देना है आपको, यानी ट्रेनिंग देनी है, कच्चा माल उपलब्ध करवाना है, ठीक है, कि आप भाई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो तो आपको कच्चा माल चाहिए तो कच्चा माल उपलब्ध करवाना, तैयार माल का वितरण करना। जबकि अगर व्यापारियों की श्रेणी की बात की जाए तो ये व्यापार का संचालन करते थे, यानी कि हर क्षेत्र की अलग अलग श्रेणी थी और अलग अलग श्रेणियां अलग अलग प्रकार के काम किया करती थी, ठीक है। शिल्पकारों की श्रेणियों के अलग काम थे, व्यापारियों की श्रेणियों का अलग काम था। आगे बढ़ते हैं। श्रेणियां बैंकों के रूप में भी काम करती थी। जो ये श्रेणी थी यानी संघ थे, ये बैंकों के रूप में भी काम किया करती थी, जहां पर लोग पैसा अपना जमा रखते थे और जो धन यहां पर जमा किया जाता था, ठीक है, इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता। जैसे आज के टाइम पर हम क्या करते हैं, बैंकों में पैसा अपना जमा कर देते हैं और बैंक उस पैसे का इस्तेमाल करता है उस पैसे से पैसा कमाने का, ठीक है, उस पैसे से पैसा कमाने का यानी कि लाभ कमाने का प्रयास करता है, ठीक है। और जितना भी वो बैंक पैसा कमा लेता है उसका इंटरेस्ट वो खुद रखता है, जबकि हमें क्या करता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट देता है कि भाई आपका तो फिक्स है, बैंक घाटे में जाए फायदे में जाए बैंक अपना समझेगा, आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, वो चीज़ आपकी अलग है, ठीक है। तो इसी प्रकार से
पहले जो ये श्रेणियां थी ये बैंकों के रूप में भी काम करती थी। जो भी लोग यहाँ पर अपना पैसा रखते थे उनके पैसे का इस्तेमाल किया जाता था निवेश लाभ के लिए, ठीक है, उन पैसे का उस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है जो भी लाभ मिलता था क्या उस टाइम पर भी जो व्यक्ति अपना पैसा जमा करता था उसको ब्याज मिलता था? तो ऐसा नहीं, उस टाइम पर होता क्या था, जो भी लाभ प्राप्त होता था उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जो था, ठीक है, जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था। जैसे कि भैया आपने कितने 100 रुपए जमा किए, ठीक है, श्रेणी को, अब 100 रुपए से क्या हुआ 150 रुपए हो गए, 50 रुपए का लाभ हो गया श्रेणी को, ठीक है। तो श्रेणी क्या करेगी, आपको इस 50 रुपए का कुछ हिस्सा यानी कि मान लो 20 रुपए आपको दे दिए, ठीक है, आपको 120 रुपए मिल गए, ठीक है। दूसरा क्या होता था, या फिर मठ को दे दिया जाता था, ठीक है, कि भैया क्या हुआ 50 रुपए का लाभ हुआ तो 50 का 50 रुपए मठ को दे दिया गया या फिर धार्मिक संस्थान को दे दिया गया। दोनों में से एक काम होता था, ठीक है। कुछ भाग तो क्या होता था, या तो जो पैसा जमा करता था उसको दे दिया जाता था या तो मठ या फिर मंदिर में दान कर दिया जाता था। दो में से एक काम होते जो भी इस पैसे से इंटरेस्ट मिलता था या फिर जो भी पैसे से लाभ मिलता था। हमें अगला टॉपिक मिलता है सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु। अरिकामेडु एक प्रकार का पत्तन था उस टाइम पर, पत्तन यानी कि पोर्ट जहां पर नाव वगैरह आकर के रुका करती थी। विदेशी लोग आते थे व्यापार करने के लिए, वहां पर नाव वगैरह रोकते थे, फिर यहीं से पूरा व्यापार किया करते थे। अरिकामेडु के बारे में यहाँ पर एक निरीक्षण दिया गया है कि यहाँ पर किस किस प्रकार की क्या क्या गतिविधियां हुआ करती थी, वो यहाँ पर एक बार हम देख ले। तो सबसे पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कि अरिकामेडु पुडुचेरी में अवस्थित है। पुडुचेरी जो कि आज के टाइम पर पांडुचेरी है हमारे देश में, ठीक है, समुद्र के किनारे का इलाका है, वहां पर अवस्थित है। और लगभग 2200 से 1900 साल पहले यानी कि 2200 से 1900 साल पहले अगर आप देखोगे तो अरिकामेडु एक प्रकार का पत्तन था यानी कि पोर्ट था। यहां से ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा, यानी कि उस टाइम की गोदाम जिसमें माल वगैरह रखा जाता है, जो कि ईंटों से बना इसका ढांचा प्राप्त हुआ, यानी कि पूर्ण रूप से बनी हुई बिल्कुल वैसी गोदाम नहीं मिली है, उसका ढांचा प्राप्त हुआ है टूटी अवस्था में, ठीक है। और यहां भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं, इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। कहने का अर्थ यह है कि ये जो एम्फोरा जैसे पदार्थ है, एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं कहाँ के, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के, ये इस बात की गवाही देते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर भूमध्य सागर से भी व्यापार हुआ करते थे, क्योंकि वहाँ के जो बर्तन है वो अगर यहाँ पर प्राप्त होते हैं तो इससे साफ सीधा अर्थ यही निकलता है कि वहाँ का कोई व्यक्ति यहाँ पर आया होगा या यहाँ का कोई व्यक्ति वहाँ पर गया होगा, इसी वजह से यहाँ पर बर्तन वहाँ के प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल ये आपको मिल गया कि जो आपको ये अरिकामेडु है, अरिकामेडु में भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिलते हैं, ठीक है। अब जो ये पात्र हैं इसमें शराब या फिर तेल जैसा कुछ आप तरल पदार्थ ले कह सकते हैं कि लिक्विड, ठीक है, लिक्विड इसमें रखा जा सकता था। और जो ये पात्र यानी कि बर्तन मिले हैं इनमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्था भी लगा था, यानी हैंडल था। आप कह सकते हैं कि मटकी टाइप का कोई ना कोई एक बर्तन है जिसके अंदर लिक्विड चीज रखी जाती होगी। यहां एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन नाम से जाना जाता था। यह एक और सबूत है जो इस बात की गवाही देता है कि हमारे इटली के साथ में भी व्यापारी संबंध थे, क्योंकि अगर व्यापारी संबंध नहीं है तो वहां से यहां पर ये सारे प्रोडक्ट आए कैसे, ठीक है। तो हमारे विदेशों के साथ में व्यापार हुआ करता था। इसके दो एग्जाम्पल आपको यहां पर मिल गए, ठीक है। अब जो एरेटाइन नाम के ये पात्र मिला है, ठीक है, एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन मिले हैं, इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। वो टेक्नोलॉजी अलग है, कैसे बनाया जाता था कैसे नहीं बनाया जाता था ये एक अलग बात हो गई, ठीक है। मेन टॉपिक को हम यहां पर समझते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कुछ बर्तन ऐसे भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था किंतु वे यही बनाए जाते थे। कहने का अर्थ ये, जैसे आप आज के टाइम पर कई सारे प्रोडक्ट देखते हो जो कि जिनका आविष्कार तो दूसरे देश में हुआ, ठीक है, सबसे पहले किसी दूसरे देश में बनाया गया, बट आज हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो वहां से यहां पर जानकारी आई। तो वही यहां पर कहा जा रहा है कि अरिकामेडु से कुछ ऐसे भी बर्तन मिले जिनका डिजाइन तो रोम का था, यानी कि सबसे पहले उनको रोम में बनाया गया था और रोम के लोग ही उनका उपयोग भी किया करते थे, लेकिन वे यहां बनाए जाते थे, ठीक है, यानी कि यहां पर चीजों का निर्माण भी होता था। यहां रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं, ठीक है, जो कि इस बात की गवाही देते हैं कि हमारे रोम के साथ में भी अच्छे खासे संबंध थे। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो कि संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहां पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले। हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो व्यापार होता था अरिकामेडु में, विदेशी लोग यहां पर आते थे, व्यापार करते थे और
और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर चीज़ों का निर्माण भी किया जाता था। सिर्फ व्यापारिक लोग आते थे और जाते थे ऐसा ही नहीं था, यहाँ पर चीज़ों का निर्माण भी किया जाता था। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इस लिपि का प्रयोग किया जाता था। जब भी तमिल भाषा में किसी वाक्य को कुछ भी लिखा जाता था तो ब्राह्मी लिपि में इस ही तमिल भाषा का कोई भी बात लिखी जाती थी। ठीक है, प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया जाता था, इसलिए तमिल ब्राह्मी अभिलेख कहा जा सकता है। ठीक है, जो बर्तन यहाँ पर मिले हैं, ठीक है, बर्तनों पर कई बर्तनों पर तमिल ब्राह्मी लिपि में अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है अरिकामेडु का रोमन नाम पोडुका है। ठीक है, रोम में अरिकामेडु को पोडुका के नाम से जाना जाता था। और अरिकामेडु, बेरीगाजा, मसूलीपत्तनम, मुजरिम तथा ये सभी प्राचीन काल के महत्वपूर्ण पत्तन थे। व्यापार के संदर्भ में दक्षिण भारत के पत्तन काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक याद कर लीजिएगा, प्रश्न आ सकता है कि प्राचीन काल में कौन कौन से पत्तन थे जो व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। तो एक हो गया आपका अरिकामेडु, दूसरा हो गया बेरीगाजा, तीसरा हो गया मसूलीपत्तनम, ठीक है, चौथा मिल गया आपको मुजरिम। ठीक है, ये चार महत्वपूर्ण पत्तन आपको देखने को मिलते हैं जो कि उस टाइम पर व्यापारिक दृष्टि से काफी अधिक महत्वपूर्ण रहे थे। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि अरिकामेडु का रोमन नाम क्या है, तो पोडुका है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी देख लीजिएगा, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, व्यापार के संबंध में अगर दक्षिण भारत को देखा जाए तो दक्षिण भारत के पत्तन काली मिर्च और अन्य मसालों के निर्यात के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण थे। यानी दक्षिण भारत से काली मिर्च और मसालों का काफी अधिक व्यापार होता था विदेश के साथ में। आगे बढ़ते, अगला पॉइंट मिलता है बेरीगाजा। बेरीगाजा भरूच का यूनानी नाम। ठीक है, भरूच का यूनानी नाम है बेरीगाजा। इसकी एक कहानी यहां पर दी जा रही है। ठीक है, जो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और इस कहानी का हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वही लेकर के आए। तो कहा जा रहा है एक अज्ञात यूनानी नाविक द्वारा बेरीगाजा पत्तन का विवरण दिया गया है। बेरीगाजा पत्तन जो है ये हमने यहाँ पर पढ़ा है भी। ठीक है, तो बेरीगाजा पत्तन का विवरण दिया जा रहा है किसके द्वारा, एक अज्ञात यूनानी नाविक के द्वारा। यूनानी नाविक एक बार यहाँ पर आया होगा तो उसने इसका विवरण दिया है। ठीक है, उसका ये नहीं पता है कि कौन यूनानी नाविक था, बस इतना पता है यूनान का नाविक था। ठीक है, बेरीगाजा भरूच का यूनानी नाम है। ठीक है, यूनान में उसे भरूच नाम से जाना जाता होगा, एक बेरीगाजा नाम से जाना जाता होगा, यहाँ पर वो भरूच है। ठीक है, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है जो इस यूनानी नाविक ने विवरण दिया है वो विवरण में क्या कहा जा रहा है इसको समझो। यहां शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। ठीक है, इसके अनुसार कहा जा रहा है जो आपका ये बेरीगाजा है, ठीक है, बेरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहां से निर्यात किए जाते थे। यानी कि हमारे देश में जो भी व्यापारी आता था, ठीक है, वो यहां से जड़ी बूटी, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन पत्थर, सूती कपड़ा, रेशम और इत्र यहां से लेकर के जाता था। ठीक है, अब यहां पर वो व्यक्ति अगर इन सभी चीजों को लेने आया है और लेकर के जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो देगा, क्योंकि व्यापार बिना मुद्रा के तो होने वाला नहीं है। तो यहां से जो इन चीजों को लेकर के जाता था इसके बदले वो हमें यहां पर शराब देकर जाता था, तांबा देकर के जाता था, टिन, सीसा, पुखराज, यानी कि यहां से जो भी प्रोडक्ट वो यहां से खरीद के लेकर के जाते थे उसके बदले में वो हमें ये रत्न दिया करते थे। ठीक है, सोने और चांदी के सिक्के हो गए, पुखराज है, मूंगा है, सीसा है, टिन है, तांबा है, इतनी चीजों को यहां पर लेकर के आते थे और यहां से इसके बदले गोमेद, हाथी दांत, जड़ी बूटियां, सूती कपड़ा, रेशम इत्र इन चीजों को लेकर के जाते थे। यहां आने वाले लोग राजा के लिए चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, ठीक है, अच्छी शराब, उत्कृष्ट महीन कपड़े जैसे अनेक विशेष उपहार भी लेकर के आते थे। ये एक विवरण दिया जा रहा है किसके द्वारा, एक भरूच का यूनानी नाविक है उसके द्वारा। ठीक है, किसका विवरण दिया जा रहा है, बेरीगाजा का विवरण दिया जा रहा है। इससे ये पता चलता है कि उस टाइम पर जो व्यापार होते थे उसकी स्थिति क्या थी। हमारे यहां से जो भी चीज लेकर के जाते थे वो किसके बदले ले जाते थे, इन चीजों के बदले, और लेकर के क्या जाते थे, ये चीजें लेकर के जाते थे। ठीक है, और राजाओं को खुश करने के लिए क्या क्या लाते थे, बर्तन हो गए चांदी के, सुंदर औरतें हो गई, शराब हो गई, गायक लेकर के आते थे, गायक किशोर, इन चीजों को लेकर के आते थे और यहां से व्यापार करते थे।
अब ये जो आपको अगला पॉइंट मिलता है व्यापार और व्यापारी, ये चैप्टर नंबर जो आपका 9 हुआ करता था, अब चैप्टर नंबर 9 नहीं मिलता है, उस चैप्टर को हटा दिया गया है। उस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो यहां पर रखा गया, काफी इंपॉर्टेंट है। जो बुक है, बुक में तो शॉर्ट में दिया गया था, बट मैंने डिटेल में थोड़ा सा रख लिया ताकि आपको अच्छे से ये पूरा टॉपिक समझ में आ सके। सबसे पहले पॉइंट में कहा जा रहा है, हमने उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा, अभी पढ़ा है ऊपर, ठीक है, पढ़ा नहीं पढ़ा, बताइए उत्तरी काले चमकीले पात्र कहां से प्राप्त होते थे, ठीक है, सबसे अधिक कहां पर, ठीक है, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो हमने उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा। ये खूबसूरत बर्तन इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल ये उत्तरी काले चमकीले पात्र हैं, इसका मतलब कि उत्तरी इलाके में ही मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये खूबसूरत बर्तन इस उपमहाद्वीप के यानी भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों, ठीक, किसी एक स्थल से नहीं, बहुत सारे स्थलों से प्राप्त हुए। अब यहां पर सवाल ही उठ जाता है कि इन जगहों पर ये बर्तन पहुंचाए किसने। भाई बनते तो एक ही जगह पर थे, अब जब बनते एक ही जगह पर थे तो ये अलग अलग जगहों पर पहुंचे कैसे। तो हमारे के विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि जहां ये बर्तन बनते थे वहां से व्यापारी ने लेकर के जाते थे और अलग अलग जगहों पर बेचा करते थे। भाई देखो, जैसे कि मोबाइल आप यूज करते हो, अब आप अपने घर पे तो बनाते नहीं हो, या आपके शहर में तो बनते नहीं है, ठीक है। अब भाई किसी किसी के शहर में बनते हैं, बट हर शहर में तो बनते नहीं है, एक जगह पर बनते, जैसे आज के टाइम पर व्यापार होता है, इसी प्रकार से प्राचीन काल में भी व्यापार हुआ होगा। तो उसी के बारे में डिटेल में हम यहां पर समझे, एग्जांपल के रूप में इसे दिया गया है, ठीक है। पहले पॉइंट में कहा जा रहा है दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर से काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए काफी प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत से अगर देखोगे तो सोना, मसाले, काली मिर्च और कीमती पत्थर, इनका व्यापार होता था। काली मिर्च को की रोमन साम्राज्य में बहुत अधिक मांग थी, इसे काले सोने के नाम से भी बुलाते थे। कौन? रोमन साम्राज्य के जो व्यक्ति थे वो काली मिर्च को काले सोने के नाम से बुलाते थे और इसकी वहां पर बहुत अधिक डिमांड हुआ करती थी, ठीक है। व्यापारी ने सामानों को समुद्री जहाजों, सड़कों के रास्ते रोमन पहुंचाते थे, ठीक है। जो व्यापारी थे किस किस के माध्यम से व्यापार करते थे? सबसे पहली बात, समुद्री जहाजों के माध्यम से ले जाते थे। दूसरा, सड़कों के माध्यम से भी व्यापार हुआ करता था। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं जिनसे ये अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ में अच्छा खासा व्यापार चल रहा था। तो ये एक एग्जांपल आपको मिलता है, बहुत ही अच्छा सटीक दिया जा रहा है कि अगर दक्षिण भारत की बात की जाए किन किन के लिए प्रसिद्ध था? सोना, मसाले, काली मिर्च और कीमती पत्थर के लिए। रोमन के साथ में, रोमन साम्राज्य के साथ में अगर देखा जाए सबसे कड़ा व्यापार तो काले सोने यानी हम कह सकते हैं काली मिर्च। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में सबसे अधिक डिमांड थी और वहां पर इसे काले सोने के नाम से जाना जाता था। व्यापारी समुद्री मार्ग से यानी समुद्री जहाजों से और सड़क के रास्ते, दोनों रास्तों से व्यापार किया करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और आज जो व्यापार हुआ करता था वो सोने के सिक्कों के द्वारा हुआ करता था, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके भी हैं, थोड़ा डिटेल में यहां पर आप ऐसे जान सकते हैं। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले थे। ये व्यापारी मानसूनी हवाओं का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे, ठीक है। देखो, मानसूनी हवाओं की अगर बात की जाए तो मानसून जैसे कि आप हमारे पर जब बारिश देखते हो, ठीक है, बरसात के सीजन में बारिश आती है तो क्या होता है, हमारी पृथ्वी जैसे कि गोल है ये, ठीक है। हमने ज्योग्राफी में से बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, क्लास 9 की ज्योग्राफी में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे देंगे उस मानसून को, उसमें आप समझ सकते हो। ये हमारी मिडिल लाइन है, ठीक है, ये कर्क रेखा है और ये हमारी मकर रेखा है। हमारा भारत देश यहाँ पर पाया जाता है ऐसा, ठीक है। मकर रेखा, ये जो कर्क रेखा है हमारे भारत देश के बीच से ओर गुजरती है, तो हमारे यहाँ पर ऐसी हवाएं चलती हैं, ठीक है। ये जो हवाएं चलती हैं इसे मानसून कहा जाता है। इन्हीं के माध्यम से आकर के हमारे यहाँ बरसात होती है, ठीक है। तो जो ये मतलब व्यापारी थे वो इन्हीं मानसूनी हवाओं का फायदा उठा करके भारत में पहुंचते थे। कुछ हवाएं ऐसी हैं जो इधर से आती हैं, ठीक है, इधर से भी आती हैं, इधर से भी जाती हैं। तो मतलब इन्हीं मानसूनी हवाओं को फायदा उठा करके व्यापारी हमारे यहाँ पर आते थे और अपनी यात्रा को जल्दी पूरा कर लेते थे और व्यापार करते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचते थे। अरब का पूर्वी, अरब सागर जो है हमारे भारत देश के इधर पाया जाता है, तो अरब के पूर्वी तट से हमारे भारत देश के पश्चिमी तट, जो ये वाला पश्चिमी तट है, ठीक है, यहाँ पर पहुंचते थे। इसके लिए दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों का वो सहारा लिया करते थे, ठीक है, जिसके बारे में हमने क्लास 9 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे और हम क्लास 9 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के वीडियोज बना भी चुके हैं, आप चाहे तो उसमें जाकर के देख सकते हैं। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का भी निर्माण किया जाता था, याद रखना उस टाइम पर, ठीक है, जहाजों का
निर्माण होता था। तो अगर ये प्रश्न आता है कि व्यापारी लोग कैसे व्यापार करते थे समुद्री रास्ते से, तो सबसे पहली बात यह कि मजबूत जहाजों से व्यापार किया करते थे और मानसूनी हवाओं का फायदा उठा करके जल्दी भारत पहुंच जाया करते थे। ठीक है, किधर से? ये अफ्रीका या फिर अरब के पूर्वी तट से, ठीक है, अरब सागर जो है हमारा ये, या फिर हम अरब, हाँ अरब जो हमारा इलाका मिलता है, ठीक है, अरब इलाका, ठीक है, अरब देश, ठीक है, तो अरब देश के पूर्वी तट से चलते थे और हमारे भारत देश के उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आकर के मिल जाए। पश्चिमी तट ये वाला है, ठीक है, हमारे देश का जो ये वाला भाग है इसे पश्चिमी तट कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे देश में आते थे। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं, याद रखना, जो संगम कविताओं की हमने भी बात की थी ऊपर, संगम कविताओं में भी हमें व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि समुद्र तटों से लगे राज्य, जो समुद्र तटों से लगे राज्य थे ये काफी इंपॉर्टेंट हो गए थे उस टाइम पर और इनकी वृद्धि काफी हो गई थी, समृद्ध काफी हो गए थे, इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में एक बड़ा तटीय प्रदेश है। दक्षिणी भाग अगर आप हमारा देखोगे नीचे वाला हमारे उपमहाद्वीप का ये, ठीक है, तो यहां पर आपको बड़ा तटीय प्रदेश मिलेगा। ये पूरा का पूरा तटीय इलाका, ये भी पूरा का पूरा तटीय इलाका है, तो काफी बड़ा तटीय प्रदेश यहां पर आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको पहाड़, पठार, नदी, मैदान सब कुछ देखने को मिलते हैं। हमारे भारत देश का जो ये वाला इलाका, ये पूरा पठारी इलाका है, पठारी इलाका, ठीक है, ये पूरा का पूरा पठारी इलाका। यहाँ पर पठार काफी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि हम ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे, अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है। तो अगर आप हमारे भारत देश में देखोगे दक्षिणी भाग में, ठीक है, तो ये बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। नदी के मैदान, मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। जो कावेरी नदी आपको देखने को मिलती है, ज्योग्राफी में डिस्कस करें कहां पर है, तो कावेरी नदी का जो मैदान है उसके आसपास वाला वो काफी उपजाऊ देखने को मिलता है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदार और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गए। देखो उस टाइम पर जो राजा महाराजा थे उनकी आमदनी का प्रमुख स्रोत हुआ करता था जमीन, कृषि हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जहां कहीं भी नदी हुआ करती थी वहां पर कृषि बहुत बड़ी मात्रा में अच्छी खासी फसल होती थी और वहां पर राजा समृद्धशाली हो जाते थे। तो वही यहां पर कहा जा रहा है कि मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई थी। ठीक है, कौन कौन से? एक तो हो गया मैदानी इलाका और तटीय इलाके। तटीय इलाके क्यों? तो कि तटीय इलाके पर होता था व्यापार। ठीक है, वहां पर समुद्री जहाजों के माध्यम से व्यापारी आते थे और रुकते थे। अब भाई जिसके भी राज्य में आप उतरोगे उसके राज्य में व्यापार करोगे, ठीक है, तो व्यापार करोगे तो जो साम्राज्य है उसको फायदा होगा। इस तरह से जो मैदानी इलाके और तटीय इलाकों के जो सरदार थे और जो राजा थे उनके पास में काफी अधिक शक्ति और संपत्ति आ गई थी। संगम कविताओं में मुबेनदार की चर्चा मिलती, किनकी? मुबेनदार की चर्चा मिलती है। एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। कितने? तीन मुखिया की बात की गई। ठीक है, इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के लिए किया गया है। एक है चोल, दूसरा है चेर, तीसरा है पांडे। तो चोल, चेर, पांडे इन तीन शासकों के लिए मुबेनदार शब्द का प्रयोग किया गया, जो कि तीन मुखिया शब्द को मतलब इंडिकेट करता है। और तीन मुखिया कौन कौन से हैं? चोल, चेर, पांडे। ये करीब आज से 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। इनका दबदबा चलता था पूरे के पूरे दक्षिण भारत में। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। इन तीन मुखियाओं के अपने अपने दो सत्ता केंद्र थे। ठीक है, इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में। कहने का अर्थ ये कि भाई हम जैसे कि ये पूरा इलाका है, तीन मुखिया हैं, ठीक है, तो एक इनका सत्ता केंद्र होगा बीच में और एक होगा तटीय इलाके में, यानी कि यहां पर। ठीक है, एक इनका यहां पर होगा, ठीक है, एक इनका यहां पर होगा। तो दो तटीय केंद्र की अगर बात की जाए, इन तीन मुखियाओं के अपने अपने दो सत्ता केंद्र थे, यानी कि एक आपको तटीय हिस्सा मिल गया जो कि ये वाला है, ठीक है, दूसरा अंदरूनी हिस्सा यानी कि ये वाला। ठीक है, तो दो सत्ता केंद्र हुआ करते थे। इस तरह से 6 केंद्रों में से दो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एक था चोलों का पत्तन पुहार या फिर आप कावेरी पत्तनम कह सकते हो। दूसरा था पांड्यों की राजधानी मदुरै। देखो यहां पर कहने का जो है तीन प्रमुख शासक हैं के बारे में बात की जा रही है, तीन प्रमुख शासक वंशों के बारे में बात की जा रही है, चोल, चेर, पांड्य। ठीक है, अब अगर सभी के दो सत्ता केंद्र थे तो 3 × 2 कितने हो गए? 6 पूरे सत्ता केंद्र हो गए। इन 6 सत्ता केंद्रों में से 2 ऐसे सत्ता केंद्र थे जो कि सबसे अधिक इंपॉर्टेंट थे, जिनमें कौन कौन से मिलते? एक आपका पुहार या फिर आप कावेरी पत्तनम कह सकते हो, दूसरा मदुरै जो कि पांड्यों की राजधानी थी। ये 2 सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली सत्ता केंद्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जो ये 3 मुखिया हैं जिनको हम लोग चोर, चेर, पांडे के नाम से जानते हैं, चोल, चेर, पांडे, इन 3 मुखिया लोगों
लोगों ने ये लोगों से नियमित कर की बजाय उपहारों की मांग कर, देखो ये जैसे अन्य राजाओं को अगर आप देखोगे नियमित रूप से कर वसूलते थे, तो ये क्या करते थे, नियमित रूप से कर नहीं वसूलते थे, ये उपहारों की मांग करते थे कि भाई जब भी संभव हो आप हमको गिफ्ट दिया करो, उपहार दिया करो, ठीक है। कभी कभी सैनिक अभियानों के दौरान आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लिया जाता था, यानी कि कर वगैरह कभी कभी शुल्क ले लेते थे, बाकी के उपहार की मांग ही करते थे जनता से कि भाई जनता आप सभी हमको उपहार दो, हम आपसे टैक्स वगैरह की डिमांड बहुत बड़ी मात्रा में नहीं करेंगे। इनमें से कुछ धन भी अपने पास रख लेते थे, यानी जितना भी उपहार आता था या फिर जो शुल्क वसूल कर लाते थे सैनिक, उस शुल्क का कुछ भाग अपने पास राजा रख लेते था, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच में बांट दिया जाता था। जो 3 मुखिया हैं, इन 3 मुखियाओं की जो रणनीति यहां पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इनकी रणनीति क्या थी, इनके सभी के पास में 2-2 सत्ता केंद्र थे, एक अंदरूनी इलाके में, दूसरा हो गया तटीय इलाके में। अब तटीय इलाके पर जो समुद्री यात्री आते थे, समुद्री व्यापारी आते थे, उनसे ये क्या करते थे, उनसे ये उपहार लिया करते थे या फिर हम कह सकते हैं टैक्स लिया करते थे। अंदरूनी इलाके में ये लोग रहते थे, ठीक है, वहां पर जो कृषि वगैरह होती थी वहां से उसकी उपज ये प्राप्त किया करते थे। इनकी जितने भी इलाके में इनका साम्राज्य था वहां पर जो जनता थी, ठीक है, तो लोगों से नियमित कर नहीं लेते थे, उनसे कहते थे कि भाई हमको आप उपहार दो, आपकी फसल हो जाए, आप 1 पैकेट, 2 पैकेट, 4 पैकेट, 10 पैकेट या फिर सभी पैकेट जितना भी देना चाहो सरकार को आप गिफ्ट के रूप में दो, ठीक है, गवर्नमेंट को या फिर राजा को गिफ्ट के रूप में दो। लेकिन कभी कभी ये सैनिकों को भेज देते थे और कहते थे कि भाई सैनिक अभियान चलाओ, ठीक है, और मतलब जो शक्तिशाली वर्ग हो रहा है, जो सर उठा रहे हैं कि भाई हम सर उठा रहे हैं, ठीक है, हम अब राजा के अधीन नहीं रहेंगे, उनको दबाओ, ठीक है। तो सैनिक अभियान चलते थे और सैनिक अभियान के दौरान ही शुल्क वसूल किया करते थे, ठीक है, शुल्क लेते थे, टैक्स वगैरह यहां पर वसूलते थे कभी कभी, मतलब ये ऐसा नहीं कि मतलब नियमित रूप से, कभी कभी कर लेते थे। अब जितना भी शुल्क वसूल कर लाते थे उसका क्या करते थे, तो भाई राजा कुछ धन वो अपने पास रख लेता था, ठीक है, अपने पास रखने के बाद में बाकी जो बचता था वो अपने नाते रिश्तेदारों में दे देता था, समर्थकों को दे देता था, सिपाहियों को दे देता था, कवियों के बीच में भी बांटता था, ठीक है। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते। कहने का अर्थ यहां पर ये कि भाई जो राजा कवियों को ये सोना हो गया, घोड़ा है, हाथी है, सुंदर कपड़े हैं, रथ हैं, ये दिया करते थे, तो उस राजा के लिए वो कवि क्या करता था, कविताएं लिखा कर। जैसे कि भाई आप हो यहाँ पर कवि बैठे हो, ये राजा हैं और राजा आपसे कहेंगे कि हमारे ऊपर एक बढ़िया कविता लिखो, आपने लिख दी, तो राजा क्या करेंगे, आपको सोना है, चांदी है, घोड़ा है, हाथी है, ये चीजें दिया करते थे। मतलब हम कह सकते हैं कि भाई पैसा देकर के कविताएं अच्छी अच्छी लिखवाई जाती थी कवियों के द्वारा, ठीक है, जो कि संगम कविताओं में इनकी चर्चा देखने को मिलती है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है इसके लगभग 200 वर्ष बाद, यानी कि आज से लगभग 2100 साल पहले पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव काफी अधिक बढ़ गया था। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा जो था उसका नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी। क्या नाम है इनका, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, ठीक है। उसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी बल्लवी के एक अभिलेख से पता चलता है। जो सतकर्णी है, ठीक है, सतकर्णी के बारे में जो जानकारी मिलती है, कहां से मिलती है, तो गौतम उसकी मां थी जिसका नाम है गौतमी बलश्री, ठीक है। तो इनका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, उसी अभिलेख से हमको श्री सतकर्णी के बारे में जानकारी मिलती है। प्रश्न अगर पूछा है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी किस राजवंश का शासक था, तो याद रखना सातवाहन नामक राजवंश का शासक ये था, और ये सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली, सबसे प्रमुख शासक यही रहा है, ठीक है, पूरे के पूरे सातवाहनों में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे, ठीक है। देखो 2300 साल पहले अगर आप आज से देखोगे, आज से 2300 साल पहले, तो 3 प्रमुख राजाओं का मतलब पूरा का पूरा दक्षिण भारत में प्रभाव रहा है, जो कि थे चोल, चेर, पांड्य, ठीक है। और इसके 200 वर्ष बाद में, यानी कि आज से 2100 साल पहले, चोल, चेर, पांड्यों का प्रभाव कम हो गया और यहां पर अब सातवाहन शासकों का प्रभाव बढ़ गया। अब जो सातवाहन शासक थे, उन सातवाहन शासकों में सबसे प्रमुख शासक जो था वो कौन था, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है। इनके बारे में जानकारी कहां से मिलती है, तो इनकी एक मां थी जिनका नाम था गौतमी बलश्री, इनके अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है। अब ये जो सतकर्णी है, सतकर्णी और अन्य सभी सातवाहन
सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का अर्थ क्या है? तो दक्षिणापथ का अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, ठीक है। पूरे क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था, दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, इसके स्वामी कहे जाते थे, ठीक है। और ये दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है रेशम मार्ग और कुषाण, काफी इंपॉर्टेंट है भी। रेशम मार्ग की कहानी चैप्टर में पूरी नहीं दी गई अपनी एनसीईआरटी में, यहां पर समझ लो, ठीक है। डिटेल में हम यहां पर लेकर के आए हैं। रेशम बनाने की तकनीक का अगर आप देखोगे तो आविष्कार चीन ने किया है, ठीक है। सबसे पहले चीन ने किया है आज से लगभग 7000 साल पहले, ठीक है। लेकिन भाई चीन अच्छी चीज अगर कभी बनाता है तो उसे छिपा के रख लेता है, और जब भी बुरी चीज बनाएगा तो पूरी दुनिया में बांट देगा। कोरोना बनाया, पूरी दुनिया में बांट दिया, देखा। और कोई अच्छी चीज का आविष्कार करे, देखो अपने पास छिपा के रखेगा, ठीक है। तो जब इन्होंने रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार किया तो इन्होंने क्या किया, हजारों सालों तक इसे दुनिया से छिपा करके रखा, बताया नहीं किसी को कि हमने रेशम का आविष्कार कर लिया, ठीक है। और चीन से पैदल घोड़ों या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर जगहों पर जाया करते थे, ठीक है। भाई देखो हर देश से लोग बाहर जाते ही जाते हैं, ठीक है, विदेश में जाते ही जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग चीन के भी थे जो दूर दराज तक जाया करते थे, दूर दूर तक दूसरे देशों में जाते थे, और वो अपने साथ में रेशम के कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से वो लोग जाया करते थे उसे रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कहने का अर्थ यह कि आज से लगभग 7000 साल पहले चीन ने रेशम की खोज की, इसे हजारों सालों तक पूरी दुनिया से छिपा करके रखा। फिर कई सालों के बाद में, ठीक है, चीन के कुछ व्यक्ति विदेशों में जाने लगे, ठीक है। और जब जाने लगे तो अपने साथ में रेशम के कपड़े लेकर के जाते थे, और जिस भी देश में जाते थे उस देश के राजा महाराजा को गिफ्ट के रूप में रेशम के कपड़े दिया करते थे। जिस रास्ते से ये लोग जाते थे उसे रेशम मार्ग कहा गया, फिर आप कह सकते हो सिल्क रूट के नाम से जाना गया, ठीक है। ये आप याद रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कुछ शासक रेशम मार्ग के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण चाहते हैं। देखो मार्गों पर नियंत्रण शासक क्यों चाहते थे, इसके पीछे का कारण हम आपको पिछले अध्याय में बता चुके हैं, एक बार फिर समझ लो। जो मार्ग हुआ करते थे, जितने भी रास्ते थे, उन रास्तों से बड़ी संख्या में लोग गुजरते थे, ठीक है। और जो लोग गुजरते थे उनसे लोग क्या लिया करते थे, उपहार लिया करते थे। हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का टैक्स लिया करते, राजा महाराजा वसूला करते थे। क्यों? उनकी सुरक्षा के लिए। वो कहते थे कि भाई रास्ते में तुम्हें कोई लूट लेगा, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई ना लूटे तो हमें टैक्स दो, ठीक है, हम तुम्हारी पूरे रास्ता पर सुरक्षा करेंगे। इस प्रकार से पूरे के पूरे मार्ग पर लोग अपना नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, ठीक है। तो वही यहां पर कहा जा रहा है कि कुछ शासक रेशम मार्ग के बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण चाहते थे, क्योंकि रेशम मार्ग पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उस क्षेत्र के शासकों को कर, शुल्क और तोहफे प्राप्त होते थे। भाई जितने भी लोग गुजरते थे वो कर देते थे, शुल्क देते थे, तोहफे देते थे। ये सभी चीजें राजा महाराजा को प्राप्त होती थी इन मार्गों से। व्यापारियों से प्राप्त इन चीजों के बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा दिया करते थे, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध हैं कुषाण, ठीक है। कुषाणों ने सिल्क रूट पर बड़ी मात्रा में नियंत्रण रखा, और आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व, ठीक है, मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर कुषाणों का शासन था। याद रखना, आज से कितने साल पहले? 2000 साल पहले। 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत में कुषाणों का बहुत ही बड़ी मात्रा में शासन था। पेशावर और मथुरा इसके दो शक्तिशाली केंद्र थे, और तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था, जो कि आपको देखने को मिलता है। कुषाणों की राज्य का हिस्सा तक्षशिला भी था, पेशावर, मथुरा इनके एक दो शक्तिशाली केंद्र थे, और इन्होंने बड़ी मात्रा में सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण रखा। इनके शासनकाल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर के सिंधु के मुहाने के पत्तन तक जाती थी, जो कि आपको मध्य एशिया की अगर बात करें तो ये मध्य एशिया में चीन वगैरह पड़ता है, ठीक है। तो इनके ही शासनकाल में इनके राज्य से, ठीक है, जो सिल्क रूट है, सिल्क रूट की एक शाखा, हम कह सकते हैं एक रास्ता मध्य एशिया से होकर गुजर के आता था, ठीक है, और सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक जाती थी, ठीक है। इनकी एक शाखा देखने को मिलती है, एक रास्ता हम कह सकते हैं। फिर यहां से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचाया जाता था, ठीक है। तो देखो रोमन साम्राज्य से हमारा काफी व्यापार होता था, चीन का तो काफी कम था, हमारे भारत देश का काफी व्यापार हुआ करता। चीन से रेशम का व्यापार होता था रोमन साम्राज्य के साथ में, ठीक है। तो जो सिल्क रूट की एक रास्ता चीन से होकर के आती थी वो कहां पर? सिंधु नदी के मुहाने तक आती थी, और यहां पर पत्तन थे यानी कि पोर्ट थे, और यहां पर जहाज वगैरह लगाए जाते थे। बाकी रास्ते सिल्क रूट से व्यापार करते हुए आते थे व्यापारी, और जो सिंधु नदी है यहां
यहाँ पर जो इनका पत्तन था, पत्तन से फिर जहाज़ों पर माल लाद करके रोमन साम्राज्य तक पहुंचाया जाता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। यानी कि ये जो उपमहाद्वीप आपको देखने को मिलता है हमारा भारतीय उपमहाद्वीप, उस टाइम पर सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाला इस इलाके में, ठीक है, यही देखने को मिलते हैं। कौन? मतलब कुषाण शासक। कुषाण शासकों ने यहाँ पर सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले जो व्यापारी थे वो इन सोने के सिक्कों का प्रयोग किया करते थे। अब इस चैप्टर को अगर आप देखोगे तो चैप्टर में आपको बेसिक नॉलेज ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती, ठीक है। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली थी जो कि हमने हाईलाइट कर दी थी, आपने उनको नोट कर लिया होगा। और जिन लोगों को इसके नोट्स लेने हैं, नोट्स की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली नोट्स को परचेस कर सकते हो, ठीक है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, ठीक है। टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पर हमने कई सारे PDF बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवा दिए हैं। और बाकी अगर आपको नहीं पता है तो भाई जान लो फिर से, हमारे चैनल पर क्लास 6 से 12 NCERT का स्पेशल कोर्स बिल्कुल फ्री में लाया गया है। इस स्पेशल कोर्स को ज्वाइन करने के लिए अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और जिनको नोट्स लेने हैं, नोट्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल है और आप हमसे पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। हमारा ये दिया गया है, इंस्टाग्राम की ID है, इसी आप सर्च कर लीजिएगा और इस पर फॉलो कर लीजिएगा। आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पर इंस्टेंट रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, क्लासेस कुछ टाइम तक नहीं आई थी, 4-5 दिन तक नहीं लाए थे, पर देर से आए दुरुस्त आए। आप देख रहे बिल्कुल कितना बढ़िया एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। अब लाइक होके बिना मत जाना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, बट अगर लगा है तो लाइक कीजिएगा। एंड इसी के साथ में मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तभी तक के लिए जय हिंद साथियों।